विजय टूर पर जाने से पहले पास खड़ी अपनी माँ सरला को गंभीर देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, एक हफ्ते के लिए तो जा रहा हूँ, आप क्यों मेरे हर बार जाने पर इतना चुप उदास हो जाती है। सरला ने फीकी हंसी हंसकर पास खड़ी विजय की पत्नी मोना को देखा, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। विजय ने फिर कहा, माँ, मोना को देखो, इसने कितनी जल्दी मेरी टूरिंग जॉब से एडजस्ट कर लिया है। फिर सरला के गले में प्यार से बाहें डाल दी। कहा, टेक केयर माँ, शनिवार को सुबह तक ही आ जाऊंगा। बाय मोना, तुम दोनों अपना अपना ध्यान रखना। विजय चला गया। घर का दरवाजा बंद कर मोना ने फौरन अपने नाइट सूट की जेब में रखा अपना मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाया और फिर अपने बेडरूम की तरफ चली गई। सरला वहीं सोफे पर बैठ गई। मोना ने भले ही अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया था, पर वह इतनी धीरे नहीं बोल रही थी कि सरला को सुनाई न पड़े। 2 बेडरूम फ्लैट में मोना दरवाजा बंद करके कितना भी यह सोचे कि वह अकेले में बात कर रही है, पर आवाज़ सरला के कानों तक पहुंच ही जाती हमेशा। इसका मोना को अंदाजा ही नहीं है। सरला ने सुन लिया कि अब मोना अपने बॉयफ्रेंड योगेश के साथ मूवी और लंच के लिए जा रही है। आधे घंटे के अंदर मोना सजी धजी पर्स उठाकर बाहर निकल गई। सरला ने एक शब्द भी नहीं बोले। तनाव से सरला का सिर भारी होने लगा। बैठी बैठी सोचने लगी कि माँ बेटे के जीवन पर यह लड़की ग्रहण बनकर कहाँ से आ गई। विजय ने जब सरला को मोना के बारे में बताया था तो सरला को खुशी ही हुई थी। उनके मेहनती सरल से बेटे के जीवन में आई इस लड़की का सरला ने दिल खोलकर स्वागत किया था। इस घर में 2 ही तो जने थे, माँ बेटा। विजय के पिता तो एक सड़क दुर्घटना में सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। मोना को उन्होंने खूब लाड प्यार से बहू स्वीकारा था। इसके माता पिता भी इसी शहर में थे। दोनों कामकाजी थे। मोना अकेली संतान थी। सरला मॉडर्न सुशिक्षित महिला थी। वे काफ़ी साल अध्यापन में व्यस्त रही थी। आज सरला बैठकर पिछले साल की घटनाओं पर फिर एक बार नजर डाल रही थी। विवाह के बाद कुछ दिन तो सामान्य ही बीते थे, पर मोना का रवैया उन्हें तब खटकने लगा था जब विजय के टूर पे जाते मोना का कोई ना कोई दोस्त घर आ जाता था। लड़कियां तो कभी कभार इक्का दुक्का ही आती थी, लड़के कई आते थे। सरला पुराने विचारों की भी नहीं थी कि लड़की लड़के के दोस्ती को गलत ही समझे, पर यहाँ कुछ तो था जो उन्हें खटक रहा था। यही योगेश एक दिन आया था। उन्हें हेलो आंटी कहता हुआ सीधे मोना के बेडरूम में चला गया था। सरला को बहुत गुस्सा आया था कि यह कौन सा तरीका है। सरला ने मोना को आवाज़ दी तो योगेश ने बेडरूम के बाहर आकर कहा, आंटी, मोना के सिर में दर्द है, वह आराम कर रही है। सरला ने पूछ लिया, तुम क्या कर रहे हो फिर? उसके पास बैठा हो। मोना नहीं, मुझे फ़ोन पर बुलाया है, कहकर योगेश ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। सरला के तन मन में अपमान व क्रोध की एक ज्वाला सी उठी। उसका मन हुआ कि मोना के बेडरूम का दरवाजा भड़बड़ाकर खुलवा दे और योगेश को घर के बाहर कर दे, पर ऐसा कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। मोना ही स्लीवलेस पारदर्शी गाउन में उनके सामने पैर पटकते हुए खड़ी हो गई। आप आज यह बात साफ साफ जान ही लें कि मैं अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, और हाँ, अपने बेटे से मेरी शिकायत करने के लिए मुंह खोला तो अंजाम क्या होगा इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती। सरला ने डांट कर पूछा, क्या कर लोगी बेशर्म लड़की? आप और आपके बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दूंगी। मार पिटाई और दहेज का केस माँ बेटे को जेल में डलवा दूंगी। जानती है ना, कानून आजकल लड़की की पहले सुनता है। सरला पसीने से नहा गई कि जब बित्ती से लड़की उन्हें धमकी दे रही है। उफ, हम कहाँ फंस गए? मेरे सारे बेटे के जीवन में यह लड़की कहाँ से आ गई? थोड़ी देर बाद मोना योगेश के साथ बाहर चली गई, और एक अकेला योगेश ही नहीं, अजीत, निशांत और मोहन भी मोना के पास आते जाते रहते थे। सरला के रात दिन तो आजकल इसी चिंता में बीत रहे थे कि किस तरह बेटे को इससे छुटकारा मिले। उन्होंने एक दिन मोना से कहा, तुम विजय के जीवन से चली क्यों नहीं जाती? इन्हीं में से एक के साथ रहना। मोना ने टका सा जवाब दिया, नहीं रहूंगी तो यहीं। मैं एक के साथ बनकर नहीं रह सकती। तो फिर विजय से विवाह क्यों किया? मम्मी पापा मुझसे परेशान थे, कहते थे शादी करके यहाँ से जाओ। यहाँ सिर्फ आप थी। बनना मेरा स्वभाव ही नहीं। अच्छा होगा आप मुंह बंद रखे और जैसे मुझे जीना है जीने दे। इसमें माँ बेटी की भलाई है। टूर पर विजय रोज सरला से बातें करता था, मोना से भी संपर्क में रहता था। सरला मोना के अभिनय पर हैरान रह जाती थी। विजय टूर से आया तो शनिवार रविवार दोनों दिन मोना आदर्श पत्नी की तरह विजय के आगे पीछे घूमती रही, उसकी पसंद की चीजें बनाती रही। सरला को गंभीर देख विजय ने हंसकर पूछा, क्यों माँ, मेरे पीछे सास बहू में झगड़ा हुआ क्या? मोना फौरन बोली, हम सास बहू है ही नहीं, हम तो माँ बेटी है। सरला चुप रही। कई बार मन में आया कि विजय को सब सच सच बता दे, मोना के चरित्र की पोल पट्टी खोलकर रख दे, पर मोना ने कानून की धमकी दी थी।
और वे जानती थी कि माँ बेटा दोनों परेशानी में पड़ सकते हैं। आजकल वे रात दिन यही सोच रही थी कि कैसे इस बेलगाम लड़की से छुटकारा मिले। विजय से असलियत ज़्यादा दिन छिपी न रह सकी। एक दिन विजय को उसका सहयोगी राकेश जबरदस्ती लंच के लिए बाहर ले गया। रेस्तरां में जाते ही उसने एक कोने में किसी लड़के के साथ बैठी मोना को देख लिया। राकेश ने भी देख लिया था। राकेश विजय का बहुत अच्छा दोस्त था। थोड़ी दूर एक कोने में बैठकर विजय ने मोना को फ़ोन किया। मोना ने फ़ोन उठाया। मोना, कहाँ हो? एक फ्रेंड के घर। घर कब तक आओगी? देखती हूँ। फ़ोन पर बात करते विजय मोना के टेबल पर जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मोना ने बेशर्मी से कहा, अच्छा तो मेरी जासूसी हो रही है? तुम्हारी माँ ने भेजा होगा। सटअप, इससे मिलो, यह मेरा खास दोस्त है योगेश। विजय ने कुछ कहने के लिए जैसे मुंह खोला, मोना ने चेतावनी दी, जहां तमाशा खड़ा करके अपना ही नुकसान करोगे विजय। विजय ने माहौल पर नजर डाली। लंच टाइम था। रेस्तरां पूरा भर चुका था। मैं तुमसे घर पर बात करूंगा, उठो चलो। नहीं, मैं तो अभी लंच कर रही हूँ, शाम को मिलते हैं। मोना की बेहाई देख विजय का गुस्सा काबू के बाहर हो रहा था। राकेश उसका हाथ पकड़ उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। पास के किसी और रेस्तरां में बैठकर राकेश ने कहा, जो हुआ बुरा हुआ, ठंडे दिमाग से काम लेना। विजय, मोना के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। विजय फिर ऑफिस नहीं गया, सीधा घर आ गया। राकेश को ही उसने अपना सामान संभालने के लिए बोल दिया। बेटे को असमय आया देख सरला चौंकी। विजय ने पूरी बात माँ को बता दी। दोनों सिर पकड़कर बैठे रह गए। मोना घर में घुसी, मजाक उड़ाते हुए बोली, माँ बेटे ने पंचायत कर ली। विजय दहाड़ उठा, निकल जाओ यहाँ से। पर्स सोफे पर पटकते हुए आराम से पसर गई मोना। कौन निकालेगा मुझे? ज़्यादा होशियारी की तो माँ बेटे को ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि दोनों बाहर आने के लिए तरस जाओगे। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी न करना ही तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? कोई जबरदस्ती तो थी नहीं। हाँ, मुझे कौन मजबूर कर सकता है? पति का नाम चाहिए था, घर पैसा चाहिए था, नौकरी करने का मुझे शौक नहीं। मेरे नखरे उठाने के लिए इतने बेवकूफ़ घूमते हैं। मैं बस एंजॉय करती हूँ। फिर गुनगुनाते हुए अपने बेडरूम में चली गई। सरला को बेटे पर बड़ा तरस आया। क्या करे, वे दोनों तो फंस गए थे। सारे अरमान चूर चूर हो गए थे। विजय ने मोना से बात करना ही बंद कर दिया। इसके 10 दिन बाद ही विजय को 15 दिनों के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। उसका तो वैसे ही आजकल दम घुट रहा था। सोचा टूर पर रखकर आराम से सोचूंगा कि क्या किया जाए। माँ को ढेर सारी हिदायतें देकर विजय चला गया। मोना की जैसे लॉटरी निकल आई। रात दिन सरला की आंखों के आगे बेटे का उदास चेहरा घूमता रहता। फोन पर उसकी गंभीर उदास आवाज पर दिल रो उठता। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। वह अपने बेटे का जीवन यूं खराब होते नहीं देख सकती। मोना के माता पिता से बात करनी चाहिए। इससे पहले उनसे बहुत कम ही बात होती थी। उनके बात करने का ढंग सरला को कभी पसंद नहीं आया था, पर अभी मजबूर थी, शायद कोई रास्ता निकले। यह सोचकर सरला ने मोना की मम्मी दिशा को सब बताकर अपनी परेशानी का कोई हल बताने के लिए कहा। तो सरला को हैरत का एक तेज झटका लगा जब दिशा ने कहा, हमारी बेटी ऐसे ही है, एक के साथ बनना उसका स्वभाव ही नहीं। और हम पति पत्नी तो बहुत बिजी रहते हैं। हमारा तो बड़ी मुश्किल से मोना से पीछा छूटा है। आप जाने वह जाने, हाँ यह बात तो है कि कानून उसके ही सुनेगा, इसलिए आप माँ बेटा अपना मुंह बंद करके ही रखो तो अच्छा होगा। इस चेतावनी के बाद फोन रखकर सरला सिर पकड़े बैठी रह गई। समझ गई कि उसके माता पिता ने अपनी बला उनके सिर डाल दी है। दिन रात सोचने के बाद रात दिन मोना की हरकतें देख सरला के मन में कई योजनाएं आ ही गई, जिन पर अमल करने के लिए वे मन ही मन तैयार हो गई। वे अपने बेटे के जीवन से यह धोखा देने वाली, झूठ इल्जाम लगाने की धमकी देने वाली लड़की को भगाकर रहेगी। योगेश, अजीत, निशान और मोहन में से एक समय पर एक ही आता था। मोना के लिए यह सब गिफ्ट से लाते, उसे बाहर घुमाने ले जाते। मोना इन लड़कों को खूब मूर्ख बनाती है, समझ गई थी सरला। एक दिन सरला ने फोन पर सुन लिया कि निशांत मोना को लेने 3 बजे नीचे आएगा। सरला जान गई थी कि मोना को टाइम पर तैयार रहने की आदत नहीं है, वह लेट करती है। अपनी योजना को रोक देने के लिए मार्केट से घर के सामान का भारी बैग लाते हुए नीचे निशांत को मिल गई। सरला को यह लड़का हमेशा कुछ भला सा लगता था। उन्हें देखते ही उसने बाइक खड़ी की और पास आकर बोला, अरे आंटी, आप इतना सामान अकेले ला रही हो? और कौन लाएगा बेटा, पिछली बार तो सब मोहन ले आया था, अब वो काफ़ी दिन से आया नहीं। खैर थैंक्स बेटा। कौन मोहन आंटी? मोहन को नहीं जानते? जैसे मोना के पास तुम आते हो, जैसे तुम दोस्त हो, वैसे ही मोहन, योगेश और अजीत भी तो है। मैं समझा नहीं आंटी, ये लोग कौन है? नहीं बेटा सॉरी, मेरे मुँह से निकल गया। प्लीज मोना को मत बताना। उसने कहा है कि मैंने उसकी कोई भी हरकत किसी को बताई तो वह माँ बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज देगी।
निशान सचमुच शरीफ ही था। उसे तो मोना ने अपने प्यार की दुहाई देकर फंसाया था। उसके मन में पहले ही एक विवाहित लड़की से संबंध रखने का अपराध बोध था। युवा था, गलती कर बैठा था, मोना के रूप जाल में फंस गया था। पर अब एक सभ्य सम्राट महिला के मुंह से जो भी सुना, धक्का लगा। तभी मोना नीचे उतर आई। माथे पर त्योरिया डाल के सरला से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, घर का सामान लेने गई थी। मोना निशान के बाइक पर बैठकर बेशर्मी से बिना बात किए हंसते हुई चली गई। सरला ने नोट किया कि निशान का चेहरा गंभीर है। सरला ने फोन पर तो सुना था कि मोना निशान के साथ मूवी जाएगी, पर 1 घंटे में ही मोना पैर पटकते हुए वापस आई और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। शायद निशान पर सरला के कहे की कुछ प्रतिक्रिया हुई है। यह सोचकर सरला को बड़ी आशा बंधी कि वह कोशिश करेगी तो अपनी योजना में जरूर सफल होगी। एक दिन अजीत ने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन ये लड़के अक्सर करते रहते थे। कभी भी मोना देर तक सो रही होती थी और उसका फ़ोन बंद होता था, तो भी अक्सर कोई ना कोई लैंडलाइन पर फ़ोन कर लेता था। सरला अब ऐसे किसी मौके की तलाश में थी। अजीत ने संकोचपूर्वक पूछा, आंटी मोना कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रही है। सरला अलर्ट हुई, कहा, बेटा योगेश मोहनिया निशान के साथी होगी। ये लोग कौन है आंटी? आपके रिश्तेदार हैं? नाना बेटा, जैसे तुम हो ऐसे ही लोग हैं। उधर पल भर के लिए सन्नाटा छाया तो सरला ने कहा, अरे बेटा सॉरी, प्लीज मोना को मत बताना कि मेरे मुंह से यह सब निकल गया है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह हम माँ बेटे पे झूठा केस करके फंसवा देगी। अजीत को जैसे धक्का लगा था। आंटी मोना के मेरी तरह और भी दोस्त है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। घबराने की एक्टिंग करते हुए कहकर सरला ने फ़ोन रखकर गहरी सांस ली। पल भर बाद ही अजीत का फिर फोन आ गया। आंटी आप मुझे इन लोगों के फ़ोन नंबर दे सकती हैं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है आंटी, आप मेरा नंबर लिख लें। जब भी इनमें से कोई आए आप प्लीज़ मुझे फ़ोन पर बता देना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप मेरी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप मेरे हेल्प करें आंटी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। 2 दिन बाद ही योगेश आया था। दोनों बारबेक्यूज एंड डिनर के लिए जा रहे हैं। सरला ने सुन लिया। उन्होंने अजीत को फ़ोन पर बता दिया। यह भी कहा, बस बेटा मेरा नाम न लेना, यह लड़की हमें फंसा देगी। नहीं आंटी आप चिंता न करें। थैंक्स। बारबेक्यूशनल में जो हुआ उसकी तो मोना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अजीत ने मोना और योगेश को वहाँ ऐसा लताड़ा कि मोना के मुंह से बोलना फूटा। योगेश की आंखों से भी पर्दा हट गया था। अजीत और योगेश ने मिलकर मोना को ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि म्यूजिक तेज था, इसलिए तमाशा नहीं बना, वरना वह लोगों की नज़रों का सामना न कर पाती। वह तो वहाँ से भागी गई। उसके बाद अजीत और योगेश जो मिले तो पहली बार थे, पर मोना से मिले धोखे का, बेवकूफ़ बनने का जो दुख था, दोनों ने जबरदस्त डिनर का शेयर किया। मोना घर पहुंची तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिससे देखकर सरला के दिल को कुछ सुकून मिला। तसल्ली हुई, अंदाजा लगाया कोई कुछ तो हुआ है। मोना ने ना कुछ खाया पिया ना कोई बात की, बस अपने कमरे में पड़ी रही। सरला ने अपना मोबाइल नंबर अजीत को दे दिया था। देर रात उसने फ़ोन किया, कहा, आंटी थैंक यू वेरी मच, आज योगेश और मेरे सामने मोना की पोल खुल गई। वह वहाँ से भागी गई। और हाँ आंटी, योगेश और मेरी दोस्ती भी हो गई। आंटी लड़के ऐसा करते हैं तो कितना तमाशा होता है। जहाँ एक विवाहित लड़की 4 लड़कों को मूर्ख बना रही थी, उसके नाटकों का अंत अभी हुआ नहीं है। मेरी योगेश से बात हो गई है, हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे, आपका पीछा छुड़वाएंगे। जीते रहो बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है। बस निशांत और मोहन का पता चल जाए तो आगे काम करे। मोहन अक्सर जिम में मोना के साथ ही वर्कआउट करता है और निशान का साड़ियों का कोई शोरूम है, शायद नारी नाम है। आंटी बस हो गया काम। हाँ, बातों में मैंने इतना सुना है, बस अब हम ढूंढ लेंगे। अजीत और योगेश ने दोनों का पता लगा ही लिया। इतना भी मुश्किल नहीं था। चारों जब साथ बैठे तो मोना की असलियत जानकर पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्सा हुए और फिर हंसने लगे। निशांत ने कहा, यार बदनाम हम हैं और ये लड़कियां क्या कम है। कितनी साड़ियाँ ले गई मुझसे और पहनी तुम लोगों के सामने। चारों अब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मोहन बोला, मैं तो जिम में वर्कआउट करते करते फंस गया। यार सिर्फ शरीर ही नहीं, दुष्ट लड़की ने पैसों की भी अच्छी एक्सरसाइज करवा दी। अजीत ने कहा, ऐसे लड़की को इतनी आसानी से हम भी नहीं छोड़ेंगे। भला हो उन आंटी का जिन्होंने हमें सब सच बता दिया। चलो, अगर पांचवा मूर्ख नहीं मिला होगा तो इस समय घर पर ही होगी। चलकर उसका थोड़ा इलाज कराते हैं, तभी चैन मिलेगा। आंटी तो हमारा ही साथ देंगी। बेचारे माँ बेटे बुरे फंसे। चलो, उन्होंने हमारी आंखें खोली, हम भी उनकी हेल्प कराते हैं।
और फिर चारों हंसते हुए खड़े हो गए। दरवाज़ा सरला नहीं खोला, मोना तो अपने बेडरूम में थी। सरला मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, तुम सबको ढेर सारा धन्यवाद। अजीत भी फुसफुसाया, आपको भी धन्यवाद आंटी, आपने हमें और मूर्ख बनने से बचा लिया। कहाँ है मैडम? सरला ने बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया। निशांत ने कहा, अब आप चुप रहना आंटी, आज हम आपकी परेशानी भी खत्म करते हैं, बस अब आप देखना। मोहन जोर से चिल्लाया। कहाँ है धोखेबाज लड़की? मोना ने अंदर सुना तो बदहवास से बाहर आई। चारों लड़कों को साथ खड़ा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कांपते स्वर में बोली, क्या है यहाँ, क्यों आए सब? तुम लड़कों को धोखा देती हो, पैसे लूटती हो, सास को धमकी देती हो। हम सब तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मोना पुलिस के नाम से घबरा गई, फिर सरला की तरफ देखकर बोली, सॉरी, प्लीज हेल्प मी। चुकेश चिल्ला रहा था, तुम्हारी पोल हम खोल कर रहेंगे। हम सबके पास तुम्हारे साथ खींचे बहुत फ़ोटो है। मैरिड होते हुए 4 बॉयफ्रेंड्स को बेवकूफ़ बना रखा था। मैं तो न्यूज़पेपर में छपवाऊंगा तुम्हारे कारनामे। मोना सचमुच बहुत घबरा रही थी। सरला को बोलने का यही सही समय लगा। कहा, चलो बच्चों, मुझे भी इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है। धमकियां दे देकर इसने हमें बहुत परेशान किया है। अब तो तुम लोग भी गवाह हो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मोना ने धीरे से कहा, प्लीज़ आई एम सॉरी। सरला ने कहा, एक ही शर्त है कि इसी समय इस घर से दफा हो जाओ। विजय आए तो तलाक के पेपर आराम से साइन कर देना, नहीं तो तुम अब बच नहीं पाओगी। तुम्हें केस करने का बहुत शौक था ना? मैं करूँ अब केस? ये सब गवाही देंगे। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। नहीं, अभी जाओ। चारे लड़के घूरते हुए मोना की हालत पस्त कर रहे थे। मोना ने कहा, ठीक है, मैं अपना सामान ले लूँ। कोई सामान नहीं ले जाओगी, सरला ने कठोर स्वर में कहा। बस अब जाओ। मोना अंदर गई, अपना पर्स और एक बैग में जल्दी से अपने कपड़े डालकर बाहर आई। सरला ने लड़कों से कहा, तुम भी जाओ बच्चों, भविष्य में तुम लोगों की ज़रूरत होगी तो फ़ोन करूँगी। हाँ आंटी, ये जरा भी परेशान करे तो हमें ज़रूर बताना, हमारे पास इसके खिलाफ बहुत सबूत है। मोना सिर झुकाए चले गई, लड़के भी चले गए। सरला सोफे पर बैठ गई, चैन की सांस ली। सब एक सपना सा लग रहा था। कितने दिनों से वे किस मानसिक यंत्रणा में जी रही थी, यह वही जानती थी। विजय को सरला ने फ़ोन पर यह सब नहीं बताया। विदेश के बेटे को भी किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहती थी। जब विजय लौटा तो घर में मोना को न देखकर सरला से पूछा तो उन्होंने पूरी बात बेटे को बताई। सुनकर वह तो माँ का मुँह ही देखता रह गया। फिर दोनों खूब जोर जोर से हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। विजय ने कहा, माँ, बड़ा कमाल किया, इतनी बड़ी मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बेटे की मुसीबत दूर करने के लिए थोड़ा नाटक किया जो सफल रहा। यह सब जरूरी था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लौटने पर यह सरप्राइज़ दे सकूं। कैसा रहा सरप्राइज़? शानदार, विजय ने माँ के गले लगते हुए कहा। थैंक यू माँ। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।